हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगी जी। स्वागत जी, धन्यवाद। और इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इस समय यहाँ रात हो रही है और आप तो जानते हैं कि भारत में इस समय शीतलहर चल रही है और बहुत सर्दी है चारों तरफ। और इस समय हम इस सर्द रात में बैठे हैं, यहाँ हमने थोड़ी आग जला कर रखी है और इस सर्द रात में आज आप गर्मा गर्म चुनावी इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें गर्मा गर्म प्रश्न होंगे और योगी जी के उससे भी ज्यादा गर्मा गर्म जवाब होंगे। तो योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि हम मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ बैठे हैं, शानदार भवन है। आप तो हालांकि आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं, आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जब भी हमने यहाँ किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया है तो यही मन में पहला प्रश्न आता है कि चुनाव के बाद आप यहाँ रहेंगे या नहीं, क्या आपने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, मन में इस समय क्या भाव है? देखिए, हम लोगों ने एक ही भाव है कि जिस उद्देश्य से हम 2017 में आए थे और जो संकल्प हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन मुद्दों पर और जिन मूल्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज उत्तर प्रदेश की जनता उन सभी कार्यों को अक्सरशः होते हुए देख रही है, देखी है। और उसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उससे पहले 2014 में दिया था, 2019 में भी दिया, तो 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देगी। और कोई कन्फ्यूजन न मुझे है और न भारतीय जनता पार्टी को ही है। जी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो वो भी आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, क्योंकि आप उस समय मुख्यमंत्री थे और आपके लिए ये दबाव था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था कि उतनी ही सीटें, 71 सीटें आनी चाहिए। तो हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ गया था आपके समय में जब 2019 में चुनाव हुआ, तो वो ज्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा आपको लगी थी या ये ज्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा है? देखिए, हम जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो हर एक दिन हम लोगों के लिए एक नई अग्नि परीक्षा होती है और फिर सार्वजनिक जीवन में अगर चुनौती ही ना हो तो फिर जीवन ही बेकार मान लिया जाता है। इसलिए हर एक चुनौती को ध्यान में रख करके हम लोग उसके अनुरूप रणनीति भी बनाते हैं और उसमें सफलता को उसकी मंजिल तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार से जुड़े हुए सभी लोग मिलकर के जब सामूहिक प्रयास करते हैं तो उस प्रकार का परिणाम भी सामने आता है। इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना होगा यहाँ पर? देखिए, मेरा कोई सामान निजी नहीं होता है। मेरा निजी सामान केवल इतना ही है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी निजी नहीं है। तो पैक करके अगर जाना भी पड़ा तो कुछ ही घंटे में जा सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों को पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जी। और ना हम लोगों को आने की खुशी होती है, ना जाने का गम होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 से अच्छी विजय 2022 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में होगी। मतलब आपकी पैकिंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पैकिंग होगी? देखिए, उनकी पैकिंग पहले से हो चुकी है, इसलिए उनको भी पैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वहां रहेंगे। जी, एक नारा बहुत चल रहा है आजकल जोर शोर से। मोदी जी ने आपके लिए कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, और आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उपयोगी नहीं हैं, अनुपयोगी हैं आप। तो यूपी की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे, आप कितने उपयोगी हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, तो वैसे ही नहीं कहा होगा। 2014
2014 के पहले एक लंबा अनुभव गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को है और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी गुजरात में कार्य करती है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ संवाद बनाने और उस समय की सरकारों के बारे में सन 2001 से लेकर के और 2014 तक इन 13-14 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कमोवेश हर पार्टी की सरकारें थी। केंद्र और प्रदेश को मिलाकर के देखेंगे तो सभी राजनीतिक दल इस सरकारों में भागीदार थे। सबकी बारी आई है। सबकी बारी आई है। उनकी कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से देखा। 2014 से लेकर 2017 तक, जून 2014 से मार्च 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मार्च 2017 के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने उन सभी योजनाओं को बहुत नजदीक से देखा है और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम भी कर रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत की योजना, सौभाग्य की योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना या अन्य तमाम योजनाएं, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी योजनाओं में 2017 के पहले यूपी में क्या स्थिति थी, 2017 के बाद यूपी में क्या स्थिति बनकर के उभरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, मिले नहीं थे, सैंक्शन हुए थे। भारत सरकार पत्र लिखती थी, राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं थी। ये आवास उन गरीबों को देने के लिए थे जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं है। 2017 के बाद अब तक हम लोग 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये केवल स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को रोकने का ही अभियान नहीं था, ये स्वास्थ्य की गारंटी भी है और साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का भी माध्यम है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2.5 वर्ष में तो शौचालय बनने थे, 43 लाख मात्र सैंक्शन हुए थे, बन नहीं पाए थे। और ये माना जाने लग गया कि देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी बाधा कोई है तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से योजना प्रारंभ हुई थी और 2 अक्टूबर 2019 में इसको पूरा होना था। 1 वर्ष पहले ही इसके कह दिया गया कि 2 अक्टूबर 18 में इस पूरी योजना को संपन्न होना है। हमारे पास 1.5 वर्ष का समय था, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने थे। हमने 2 अक्टूबर 18 में सभी शौचालय बना करके हर गरीब के घर में एक एक शौचालय दे दिया, ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र। आज हम लोग ओडीएफ प्लस में पहुंच चुके हैं। अब वह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में एक एक सामुदायिक शौचालय भी बन गया है और हर सामुदायिक शौचालय के साथ एक महिला स्वयंसेवी समूह की किसी गरीब परिवार की महिला को उसको देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जो हर महीने 9,000 रुपए उस देखरेख की व्यवस्था के माध्यम से कमा भी रही है। सौभाग्य योजना 2017 के पहले मुझे लगता है मुश्किल से 10,000 परिवारों में भी फ्री विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया था। हम लोग 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिए और फ्री में विद्युत कनेक्शन नहीं दिए, उतना विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर 1,23,000 मजरों तक विद्युत की लाइन बिछाई गई
और फिर विद्युत के फ्री कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए। आयुष्मान भारत कार्ड, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर बेहतरीन रहा है। नीति आयोग ने, WHO ने इसकी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन 2.5 वर्षों में जो काम आगे हमने किया, इन 5 वर्षों में जो काम किया, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और अगर मैं आजादी के पहले का भी जोड़ पाऊंगा तो ये 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 59 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 59 जिले ऐसे हैं जहां पर एक मेडिकल कॉलेज है, और 16 जिलों के लिए भी PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की एक नई कार्रवाई को हम आगे बढ़ा चुके हैं। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने PSC का, CSC का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्नयन किया। मार्च 2020 में जब कोरोना आया था, 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के एक भी जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी। आज हर जिले में पर्याप्त मात्रा में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस हैं। आज हर जिले में ICU हैं, हर जिले में उपचार की सुविधा है, और 2017 के पहले किसी भी व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग फ्री में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित हैं, जिनको फ्री में इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तो ये तो मैं क्या कह रहा हूं ना जी, इसी प्रकार से और भी अनेक योजनाएं हैं। 2017 के पहले केंद्र सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें उत्तर प्रदेश 15, 22, 24, 27 और 35वें स्थान पे हुआ करता था। 2017 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हर एक गरीब कल्याणकारी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर है, और लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे 1947 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बनी थी। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बन रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है, और दिसंबर लास्ट तक हम इसको मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल लेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य चल रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे प्रारंभ हो, समझ लो यूपी की सीमा शुरू हो गई। सायकाल होते ही जहां अंधेरा दिखाई दे तो ये मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। बिजली देने में भी भेदभाव किया जाता था, सड़क बनाने में भेदभाव किया जाता था। आज सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में समान विद्युत की आपूर्ति हो रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये 2017 के बाद के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। लेकिन ये जो तो यह तस्वीर जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क ट्रांसपोर्ट, सड़क हाईवे एक्सप्रेसवे का हो, मेट्रो का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो। 2017 तक 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर में कभी कभार एक फ्लाइट आ जाती थी और आगरा में भी कभी कभार एक फ्लाइट आती थी।
आज उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 14 पे कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश जेवर में बना रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, या फिर अलग अलग सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर दूरी तय की है, यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है, लेकिन हां, उनके लिए अनुपयोगी है जो दंगा कराते थे, जो प्रदेश के अंदर संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। यहां पे खनन माफिया पहले हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे। सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। आज जब उन पर बुलडोजर चल रहा है तो उनके लिए तो हम अनुपयोगी ही होंगे। तो ये उस माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए यह सरकार अनुपयोगी है, जो प्रदेश के संसाधनों पे लूट करते थे, प्रदेश के खजाने को लूटते थे, प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। उनके लिए हम अनुपयोगी हैं, लेकिन प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और ये नारा जब उन्होंने दिया, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, आप मंच पर बैठे हुए थे और मैंने देखा अचानक से आप मुस्कुराने लगे। तो ये नारा, ये जो स्लोगन था, ये पहले डिस्कस हुआ था या अचानक आपको भी उसी समय पता चला? नहीं, मुझे भाई प्रधानमंत्री जी हमसे पूछ के थोड़े काम करेंगे। भाई हम हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका मार्गदर्शन हम लोग लेते हैं और उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो उनको लगा होगा, जो देखा होगा, पब्लिक के सेंटिमेंट उन्होंने देखे होंगे, उसके बाद उन्होंने बात कही होगी। लेकिन हम किसके लिए उपयोगी हैं ये प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है, और किनके लिए अनुपयोगी हैं ये भी प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूं कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, मैं ये नहीं दावा कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उपयोगी है। कोरोना कालखंड में अकेले भारतीय जनता पार्टी थी, सभी राजनीतिक दल होम क्वारंटीन थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में सेवा ही संगठन का एक अभियान प्रारंभ किया था। एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य कर रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उपयोगी है और जनता जनार्दन की सेवा के लिए तत्पर है। योगी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि विकास योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जाति। तो इस बार भी क्या आपको जाति वर्सेस विकास की ये लड़ाई देखने को मिलेगी? क्योंकि आपने इतनी उपयोगिता साबित की। जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया। वंशवाद और जातिवाद की राजनीति ने, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे समृद्ध जल संसाधन हमारे पास, सबसे अच्छा मैन पावर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, और तब भी हम क्यों पिछड़ गए? जानती जनता ये वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने कुछ परिवारों का तो कल्याण किया होगा। उन परिवारों की आड़ में कुछ माफियाओं को संरक्षण देकर के उनका कल्याण किया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। और उसने इसीलिए जब उस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व मिला तो 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णायक फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के विजन को अपना लिया है। आज वो मोदी जी के साथ में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
उनके आह्वान पर। तो ये चुनाव आपके काम पे लड़ा जा रहा है या मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का यह सौभाग्य है कि हम सबको डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रहा है। मार्गदर्शन और प्रेरणा मोदी जी का है। जमीनी धरातल पर केंद्र और प्रदेश सरकार की मशीनरी मिलकर के उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है। तो इसका डबल लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को 2022 में प्राप्त होगा। जी, कृषि के जो कानून थे वो प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव से ठीक पहले वापस ले लिए। क्या आपको इसका लाभ मिलेगा यूपी चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दो बातें बहुत स्पष्टता के साथ कही कि किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रख के हमने कानून बनाए थे। कुछ लोगों को हम अपनी बात समझाने में सफल नहीं रहे, देश हित में हम इसे वापस ले रहे हैं। अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे देता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अन्नदाता किसानों के लिए जितना 2014 से 21 के बीच में हुआ है, अगर सरदेव अटल जी के कार्यकाल को हम छोड़ दें, 6 वर्ष का वो कार्यकाल छोड़ दें, तो 1998 से 2004 के बीच का, 1947 से लेकर के 2014 के बीच ये जितनी सरकारें आई होंगी, किसी ने उस प्रकार का कार्य नहीं किया। चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ हर एक किसान को बिना भेदभाव के साथ जोड़ने की कार्रवाई। ये कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। हमारा प्रश्न ये दूसरा था कि, जी, दूसरा, एमएसपी मिले किसानों को, यह भी 2018 में मोदी जी ने ही किया। घोषणा 1967 में हुई थी, लेकिन ईमानदारी से प्रोक्यूरमेंट का लाभ तो उत्तर प्रदेश के किसानों को पहली बार मोदी जी के कारण मिल पाया। लागत का 1.5 गुना दाम हो। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होने के बाद लगभग 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। आखिर ये योजनाएं, अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। कब बनी थी योजना? 1972 में। 1972 से 49 साल हो गए, योजना अधूरी थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ हमने लिया, हमने उसको लागू किया, एक समयबद्ध ढंग से उसको पूरा किया। अकेले इस योजना से 15 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई। बाणसागर परियोजना 2018 में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। कब बनी थी योजना? 1977 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था उस योजना का, अधूरी थी। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया, उसको लागू किया, और आज उसका परिणाम है। पर फिर भी किसान खुश नहीं है अभी। और उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, पूरी तरीके से है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश में किसान को एमएसपी का लाभ तो 2000 मोदी जी के आने के बाद मिला है। पर जिनको मोदी जी समझा नहीं पाए, गन्ना किसानों के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम यूपी में कर रहे हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। कभी नहीं हुआ था। कोरोना कालखंड में सभी चीनी मिलें चली, और अब तो चीनी का संकट ही नहीं, अब तो इथेनॉल भी बना रही चीनी मिलें। तो गन्ना किसानों का आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उज्जवल है, और ये गारंटी भी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। पर आपको इससे लाभ मिलेगा जो उन्होंने जो फैसला किया कि वापस ले लिया, जिन लोगों को समझा नहीं पाए, क्या लोग वापस आपके पास आएंगे? मैंने क्या कहा? देखिए, किसान पहले भी बीजेपी के साथ थे, आज भी हैं। किसी कंफ्यूजन के नाते अगर कोई गलतफहमी उनको कहीं रही होगी,
समय के साथ वे लोग सभी आएंगे। और मुझे तो नहीं मालूम, जब ये 3 कृषि कानून बने थे इसी मुख्यमंत्री आवास पे किसान यूनियन के पदाधिकारी आए थे और इसी आवास के बाहर इन्होंने मीडिया को इन तीनों कानून को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त किया था। और उस समय कहा था, उस समय उन्होंने इसी आवास के बाहर कहा था कि चौधरी साहब यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1993 में यह मांग की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पूरा किया, इसलिए हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये यहीं पे हुआ है। इसलिए राजनीति की बात अलग हो सकती है। अन्नदाता किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी को ही अपना सच्चा हितैषी मानता है। लखीमपुर में जो हुआ वो तो आप ही के राज्य में आता है और टेनी जी के इस्तीफे को लेकर अब जो विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है, इससे आपको लगता है कि आपको यहां पर नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष की पूरी मांग राजनीति से प्रेरित है। लखीमपुर की घटना को हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उस समय भी इस बात को कहा गया था कानून अपना काम करेगा। कानून ने अपना काम भी किया। अब औचित्य क्या रह जाता है, किसी भी चीज को बार बार बाल की खाल उधेड़ करके आप जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में विपक्ष का यह स्तर नहीं होना चाहिए। एक आप पूरी तरह नेगेटिव होकर के कार्य करें, कुछ देश के बारे में भी सोच लीजिए। भावनाओं को भड़का करके आप वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस यही करना चाहती थी पहले दिन से, लखीमपुर में पहले दिन से यही कर रही थी, विपक्ष यही कर रहा था। हम लोगों ने उस समय उसको भी कंट्रोल किया, लेकिन कानून ने नियमानुसार अपनी कार्रवाई भी की। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस मामले की मॉनिटरिंग सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है, उस मामले में विपक्ष का यह रवैया न केवल माननीय न्यायालय का अवमानना है, बल्कि सीधे सीधे कानून का गला घोंटने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो टेनी जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये मेरा विषय नहीं जी, मेरा विषय ये है कि जिस मामले में स्वयं उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक जुडिशियल कमीशन और एसआईटी काम कर रही है, उसमें विपक्ष का इस प्रकार का नकारात्मक रवैया ये उनकी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है और सीधे सीधे मामले को प्रभावित करने की कार्रवाई का हिस्सा हो सकता, बाकी कुछ नहीं। हमने ये भी देखा कि विपक्ष को आपसे थोड़ा ज्यादा ही प्यार है और घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं, लेकिन आपके राज्य में जब होती है तो आपको थोड़ा ज्यादा निशाना बनाया जाता है। क्या ये इस वजह से है कि आप भगवा पहनते हैं या इस वजह से है कि आप? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक, उनका जन्मजात वैर मेरे कपड़ों से। दूसरा, उनके लिए यूपी में कोई स्पेस अब नहीं बचा है, तो एक छटपटाहट है। तो छटपटाहट किसी न किसी रूप में सामने तो आएगी और मैं इसको बुरा नहीं मानता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम विरोधी जब आरोप प्रत्यारोप करे तो मान के चलना चाहिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी काशी में हमने देखा कि आप तो भगवा पहनते ही हैं, प्रधानमंत्री ने भी भगवा पहना हुआ था और प्रधानमंत्री जब गंगा में स्नान कर रहे थे उन्होंने पूजा अर्चना की, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों भगवा में नजर आए। ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट थी। भगवा भारत की परंपरा का हिस्सा है, भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होगी, वह भगवा पहनने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होती थी, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे भगवा को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। और ये एक्सीडेंटल हिंदू ही देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये है कौन एक्सीडेंटल हिंदू? आप अखिलेश की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं। दूसरा, काशी का मैसेज अपने आप में अद्भुत है।
और मैं तो देख रहा था उस समय, कुछ चीजों को मैंने बहुत नजदीक से वहां उस दिन देखा। वहां पर हजारों की संख्या में देश के सभी बड़े धर्माचार्य आए थे, विद्वज्जन आए थे, समाज के अलग अलग तबके से, समाज से जुड़े हुए लोग भी वहां आए थे, और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही थी उस कार्यक्रम को। नमामि गंगे परियोजना और गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान के बाद गंगा मैली की मैली रह गई थी, बल्कि पहले से ज्यादा मैली हो गई थी। मुझे याद है, मैंने 2009 से लेके 12 के बीच में अपने कई कॉलिंग अटेंशन संसद में रखे थे गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के। और उस समय मुझे याद है, एक बार जब माननीय मीरा कुमार जी स्पीकर थी, तो उस समय एक कॉलिंग अटेंशन गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के मैंने लगाया था। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे इस पे थोड़ा चर्चा करवाने दें संसद में। तो उन्होंने मुझसे पहले समझा, कहा कि आप किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मेरा विषय केवल आध्यात्मिक नहीं होगा और मेरा विषय डेवलपमेंट को रोकने का भी नहीं होगा, लेकिन गंगा गंगा है, हमारी आस्था की प्रतीक है, भारतीयता की प्रतीक है, और मुझे इन मुद्दों को, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, नहीं, हम मौका देंगे, और मैंने उठाया था। और तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री ने मुझे जवाब दिया था संसद में इस बात को लेकर के कि हाँ, गंगा एक्शन प्लान लागू होने के बाद 1986 के बाद से गंगा पहले से ज्यादा मैली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नमामि गंगे परियोजना लागू की। 19 में प्रयागराज कुंभ हुआ। प्रयागराज कुंभ के पहले जिस भी धर्माचार्य ने, जगत गुरु ने, धर्माचार्य ने, संत ने, महामंडलेश्वर आचार्यगण आए थे, श्रद्धालु जन आए थे, 2014 के पहले जिस भी कुंभ में कोई आया होगा, क्योंकि 13 में कुंभ लगा था। मुझे याद है 13 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में, और वहां गंदगी देख करके, गंगा की दुर्व्यवस्था को देख करके, वहां पे गंगा जी के जल को देख करके उन्होंने दूर से प्रणाम करके कहा था कि क्या यही गंगा है, और वह चुपचाप वहां से निकल गए। उन्होंने कहा, मैं स्नान नहीं करूंगा। 2019 में भी कुंभ हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने पहले हमें इस बारे में कहा कि कुंभ होगा तो एक बात नोट करना, पहला संदेश स्वच्छता का होना चाहिए, कुंभ परिसर में भी और गंगा जी की निर्मलता को लेकर के भी। और केंद्र और प्रदेश सरकार ने सामूहिक प्रयास किया, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की धारा को हम लोग प्रयागराज कुंभ के दौरान भी श्रद्धालु जनों को, संतों को उपलब्ध करवाए थे। ठीक। और फिर काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय प्रयागराज कुंभ में भी प्रधानमंत्री जी ने संगम में स्नान किया था जी। स्नान करने के बाद आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव प्रक्षालन किए थे। क्या किसी प्रधानमंत्री जी ने कभी सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए किसी ऐसे कर्मी को सम्मान देने का काम कभी इससे पहले हुआ? कभी नहीं हुआ। देश के लिए अद्भुत घटना थी, अद्भुत घटना थी वो। जी बिल्कुल। और पूरा देश उस घटना को देख करके अभिभूत हुआ था, आह्लादित था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता सफाई कर्मियों के पांव प्रक्षालन का काम करे, अद्भुत घटना थी। और काशी में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए, गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाया, स्नान करके गंगा जल कलश में लेकर के आए, भगवान शिव का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद फिर श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया। आप लगातार उनको दिखा रहे थे, जब हमने तस्वीरें देखी तो, और मैंने इस चीज को देखा उस समय, एक एक धर्माचार्य की आंखों में आंसू थे।
क्योंकि उसे रामायण के दृश्य याद आ रहे थे, क्योंकि यही तो वास्तविकता है भारत की। आप भी भावुक हुए थे उस दिन, कैसा लगा आपको? मेरे लिए तो अद्भुत क्षण था कि मुझे काशी विश्वनाथ धाम के इस प्रोजेक्ट के साथ नजदीक से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। और ये हमारे लिए अद्भुत वो है कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक दुनिया का लोकप्रिय नेता श्रमिकों को सम्मान दे। आपसे कुछ कहा उस दिन उन्होंने? जब हम तो सुन नहीं पा रहे थे कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, जब आप उनको दिखा रहे थे सारा परिसर, प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ कहा? प्रधानमंत्री जी ने मुझे, जब मैं एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री जी को वहां पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट से हम लोग साथ ही आए, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आपने धर्माचार्य जो आए हैं इन सबसे मुलाकात कर ली? मैंने कहा नहीं, मैं मुलाकात नहीं किया क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि सभी ज्यादातर धर्माचार्य सुबह ही आए हैं, कुछ रात्रि में आए थे तो उनसे मेरी टेलीफोन से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जब तक स्नान करता हूं कि आप सभी धर्माचार्यों से मिल लेंगे। मैंने कहा मैं भी चाहता था कि अगर मुझे समय मिल जाता मैं तत्काल एक बार उनसे सबसे मिल लेता। और हजारों धर्माचार्य आए थे, जगत गुरु आए थे, धर्माचार्य आए थे देश के, और उन सभी महामंडलेश्वर आचार्यों को मैंने मिलने का एक सौभाग्य था। तो मैंने कहा मैं उन सबसे मुलाकात करता हूं, मैं उनसे मिलने के लिए आया। फिर प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत घटना थी। अब इस घटना को भी देखिए, काशी में शिव जी को श्रमिकों के साथ जोड़ना, तब भारत महान होगा जी। और भारत इसी महानता को निरंतर आगे बढ़ा रहा है, और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपके विरोधियों की बात करते हैं। आप भगवा पहनते हैं, उसके बाद आप अब्बा जान वाला बयान देते हैं, भाईजान वाला बयान देते हैं, चचा जान वाला बयान देते हैं, और उससे आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर है वो असुरक्षित महसूस करता है, उसको एक संदेश जाता है कि आप उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में मैं प्रदेश के 25 करोड़ जनता को जनार्दन का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करता हूं, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। इसमें शासन की योजना हो, कोई भी योजना हो, कोई नहीं कह सकता कि जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत या मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव हो, क्योंकि ये हमारे जीन्स का हिस्सा नहीं है। हमने तो एक ही मंत्र सीखा है मोदी जी से, सबका साथ सबका विकास। पर जब आप कैराना में गए तो वहां पर भी आपने एक बयान दिया। एक दूसरा, कुछ मुद्दों पर जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और वह है हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख करके। एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई भारत माता को गाली दे, भारत के मानबिंदुओं का अपमान करे, भारत के महापुरुषों का अपमान करे, भारत के पवित्र तीर्थों को अपमानित करे, भारत के पवित्र प्रतीकों को अपमानित करे, ये स्वीकार्य नहीं। दूसरा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के त्याग की आवश्यकता पड़ेगी तो करने में पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा, विकास के मुद्दे पर भी कोई समझौता नहीं। और इन तीनों को हम लोगों ने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर लागू किया है। एक। दूसरा, असुरक्षित उत्तर प्रदेश के अंदर वही आज समझता है जो गलत गतिविधियों में लिप्त होगा, पेशेवर माफिया होगा, जिसने गरीबों की संपत्ति को हड़पी है, पेशेवर अपराधी होगा जो राह चलते हुए लोगों को
गोली मार देता था या जगह जगह दंगे करवाते थे, वही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे। उत्तर प्रदेश की कोई भी जनता आज के दिन पे अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो ये लोग कौन है जो आपसे ही असुरक्षित महसूस करते हैं? मैंने कहा ना, अब ये तो आपको देखना है ये वे कौन लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों के कारण प्रदेश को एक दंगा प्रदेश मान लिया गया था, जिन लोगों के कारण प्रदेश को अपराधग्रस्त प्रदेश मान लिया गया था, जिन लोगों के कारण उत्तर प्रदेश को यह मान लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, तो आज जब हो रहा है तो उनको तो भय होगा ही होगा। क्या आप अपनी ब्रांडिंग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करता हूं। मैं अपने को एक सामान्य नागरिक के रूप में मानता हूं और एक सामान्य योगी के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता हूं। हम कट्टरता की